राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे सन सिटी को मिली सौगातों की। इसके साथ ही आपको बताएंगे कहां नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार। तो साथ ही आपको अदृश्य लुटेरों से भी आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपको मिलवाएंगे एवरेस्ट के सुल्तान से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की। आज एक बार फिर उन्होंने चौंका दिया। इस बार वो अचानक ही सीबीएसई छात्रों की वर्चुअल मीटिंग में जुड़ गए और उनसे बात करने लगे। ये वर्चुअल मीटिंग शिक्षा मंत्रालय की ओर से बुलाई गई थी। इस मीटिंग में छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। इस मीटिंग में पीएम के जुड़ने का पहले से कोई प्लान नहीं था, सब कुछ अचानक हुआ। जानकारी मिली है कि पीएम मोदी काफी कम वक्त के लिए इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े। उन्होंने कुछ छात्रों से बात भी की। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल असेसमेंट को लेकर है। हर जगह यही चर्चा है कि एग्जाम नहीं हुए हैं तो पास किस आधार पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से इस मसले को लेकर भी बात की। उन्होंने छात्रों से मार्किंग का तरीका भी पूछा। हमारे एग्जाम सब कैंसिल कर डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने वॉश करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग इसको फॉलो। सर, जैसे ही पता चला कि आपने हमारे एग्जाम सब कैंसिल कर दिए तो पहले तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली अब एक स्ट्रेस कम हुआ कि अब हमें पता है कि हमें सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। पहले होता था कि बोर्ड्स की तैयारी करते फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते। अब ऐसा हो गया कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम हो गया है कि हम बहुत अच्छे से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सर मतलब मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो दिमाग से एग्जाम जाता नहीं है? हाँ सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप घर में डिसअपॉइंटिंग लगता है। अब बात करते हैं जोधपुर को मिले सौगात की। जोधपुर शहर को सीएम अशोक गहलोत ने 154 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें शहर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के साथ ही एक ऑडिटोरियम और 3 आवासीय कॉलोनी का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। सन सिटी को सरकार की सौगात। 154 करोड़ की लागत से होगा विकास। सन सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने के मकसद से सीएम अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर में 154 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम गहलोत ने वर्चुअल रूप से 15 कार्यों का लोकार्पण, 9 कार्यों का शिलान्यास और 3 योजनाओं का शुभारंभ किया। संपन्न हुए हैं 27 कार्यक्रम और अभी तो मैं समझता हूं कि कई कार्यक्रम बाकी है। कोरोना के कारण 1.5 साल से जोधपुर नहीं जा पाने का दर्द भी सीएम ने लोगों से साझा किया, लेकिन ये भी कहा कि जोधपुर हमेशा उनके मन में बसता है। सीएम ने साफ कर दिया कि मुश्किलें भले ही हैं, लेकिन जोधपुर के विकास का काम रुकना नहीं चाहिए। ये सब काम टाइम बाउंड होने चाहिए। मुख्य रूप से मुझे कहना है कि इस मौके पर शिलान्यास भी कर दिए काफी और योजनाएं शुभारंभ कर दी, पर ये टाइम बाउंड पूरे हों उस बात का इंतजार पूरी सरकार को रहेगा। जोधपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर देने के लिए तैयार किए जा रहे बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पर 20 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। जोधपुर के बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के ऐलान के बाद अब यहां आईपीएल मैच होने की संभावना बढ़ गई है। मैचों के आयोजन की मूलभूत आवश्यकता को समावेश करते हुए तथा जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु बजट घोषणा आपने 20 और 21 में की और 20 करोड़ रुपए की जो घोषणा की उसके क्रियान्वयन में दक्षिण, उत्तर और पश्चिम पेविलियनों का अपग्रेडेशन भी होगा, रिनोवेशन भी होगा
और 20 करोड़ की लागत से किया गया काम से ये बरकतुल्लाह उद्यान बरकतुल्लाह स्टेडियम निश्चित तौर पर जोधपुर शहर का एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक नया भेंट होगी। यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छा बने, यहाँ के इलाके के जो लोग क्रिकेट में आईपीएल के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टेडियम उन सब के लिए अवसर प्रदान करेगा। जयपुर की तर्ज पे ही आईपीएल मैचेस हों आने वाले समय में, और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अभी जयपुर एक क्रिकेट का सेंटर है, किस तरीके से हम जोधपुर को राजस्थान के अंदर क्रिकेट का दूसरा सेंटर बना सकें, उसके लिए आप लोगों ने जो बजट में घोषणा की है, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया। ऑडिटोरियम में 1500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। जोधपुर में 2 एसटीपी निर्माण कार्यों का शिलान्यास। शहर में 3 आवासीय योजना का लोकार्पण। पाक हिंदू विस्थापितों के लिए 1700 फ्लैट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल नगर योजना का भी लोकार्पण। जोधपुर के विकास के इस कार्यक्रम में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, खेल मंत्री अशोक चांदना और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के साथ ही कई विधायक और अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने एक बार फिर से लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की और लोगों को ये भी भरोसा दिया कि उनकी सरकार पिछले 1.5 साल से जिस तरह से कोरोना से जंग लड़ रही है, वैसे ही उनकी सरकार आगे काम करती रहेगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। सालों से बेरोजगारी का दर्द झेल रहे युवा बेरोजगार परीक्षा में सफल होने के बावजूद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 5 साल से एसआई भर्ती परीक्षा में सफल होकर भी 511 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली। जालौर से 13 अभ्यर्थी चयनित हुए, लेकिन नौकरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। लेट लतीफी के शिकार युवा बेरोजगार। 5 साल से एसआई भर्ती 2016 नियुक्ति का इंतजार। एसआई भर्ती परीक्षा 2016 में निकली थी, जिसके 511 पदों पर पूरी तरीके से प्रोसेस भी पूरा हो गया। चयनित अभ्यर्थियों को आज भी नियुक्ति का इंतजार है। 5 साल से पुलिस की नौकरी का इंतजार कर रहे ये वो युवा हैं जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2016 में सफलता भी हासिल कर ली, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं मिली। 2018 में हमारे एग्जाम होने के बाद 2019 में हमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया गया। उसके बाद 2020 में इंटरव्यू किए गए और इंटरव्यू के बाद अभी 6 महीने हो गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह सब प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। उसके बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने भी सरकार से मांग की है कि चयनितों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। चयनित उम्मीदवारों ने अपनी परेशानी हर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाई। सोशल मीडिया में भी अपनी समस्या रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1-2 बार धरना दिया, इसके अलावा ट्विटर पे ट्रेंड किया गया था लगातार, और बेरोजगारों में बहुत जोश बेरोजगार चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। यही हम और हमारी यही सरकार से मांग है कि हमें बहुत ही जल्दी नियुक्ति दे दी जाए। कोरोना काल में जब प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है, अगर चयनितों को नियुक्ति मिल जाती तो पुलिस को 511 एसआई मिल जाते। जो अभी माहौल चल रहा है कोविड-19, अब हम सिलेक्टेड है, हम अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रही। आपको बता दें कि भले ही पुरानी नियुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन सरकार ने और 859 पदों पर नई भर्ती भी शुरू कर दी। राजस्थान पुलिस में वर्तमान में एसआई के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इन अभ्यर्थियों की कब सुनेगी और कब इन्हें नियुक्ति मिल पाएगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालौर।
अब आपको दिखाते हैं बेरोजगारों के साथ हुए एक बड़े मजाक की। 123 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन सिर्फ 6 दिन के लिए, और इसके बाद सभी की नौकरी से छुट्टी कर दी गई और दलील भी अजीबोगरीब दी गई। देखिए रोजगार के संकट काल में बेरोजगारों के भविष्य के साथ दौसा में हुए खिलवाड़ की कहानी। अंधकार में 123 अभ्यर्थियों का भविष्य। छह दिन की नौकरी फिर कर दी छुट्टी। कौन कर रहा भविष्य से खिलवाड़? नियुक्ति दिया, हमें हमारी नौकरी चाहिए और गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो पहले करती ना, हमें नौकरी से क्यों हटा रही है, क्यों स्थगित कर रही है? अनुमोदन नहीं हुआ था सरकार से, तो इनको ज्वाइनिंग नहीं देनी चाहिए थी और उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी प्राइवेट जॉब छोड़ दी। तो सुना आपने, ये दौसा के अभ्यर्थी हैं जो फिर से बेरोजगार हो गए हैं। ये तमाम अभ्यर्थी नियुक्ति स्थगित कर दिए जाने से नाराज हैं। दरअसल अब इनके भविष्य पर अंधेरा छा गया है। समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। पहले ही सरकारी नौकरी के लिए कितना पापड़ बेल, और अब जब नौकरी मिली, ज्वाइनिंग के बाद 6 दिन नौकरी भी की, तो उनसे कहा जाता है कि आपकी सेवा समाप्त। ऐसा होता है क्या? अनुमोदन नहीं हुआ था सरकार से, तो इनको ज्वाइनिंग नहीं देनी चाहिए थी और उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी प्राइवेट जॉब छोड़ दी। हमने हमारा जो रेजिडेंस भी उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं आपको कल से आपकी सेवाएं नहीं लेंगे, ऐसे करके कुछ है। जो नियुक्ति दिया, हमें हमारी नौकरी चाहिए और गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो पहले करती ना, हमें नौकरी से क्यों हटा रही है, क्यों स्थगित कर रही है? अभ्यर्थियों का दर्द तो आपने सुन लिया। आपको भी समझ में आ गया होगा कि इनकी परेशानी का सबब क्या है। लेकिन उन अधिकारियों का क्या कीजिए जिनके लिए ये समस्या कोई बड़ा इशू नहीं है। 2 दिन काम किया, 28 तारीख को दिए थे, 2 दिन इन्होंने काम किया है। अपन ऐसा कुछ बड़ा काम इशू नहीं। अभी तो इनको काम सीखा भी कहाँ है इन्होंने, अभी तो ट्रेनिंग पार्ट होता है। अभी तो ब्लॉक पे इनकी पोस्टिंग दे रखी है, फील्ड में भेजा भी नहीं है अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। काम जब काम ले तो काम कराएंगे से। यूटीबी बेसिस पे थी, यूटीबी कोई परमानेंट है नहीं कि जब तक कोई नियुक्ति नहीं आती है, जो राज्य सरकार जब तक चाहिए तब तक आदेश के तहत काम करेंगे, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जितने भी टाइम सरकार लगाए उनको एक आदेश पारित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमने भी सबसे सरकार से भी एप्लीकेशन दी है, कल भी लेटर डाले सभी को, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिला है। दोनों पक्षों की परेशानी और दलील सुन लिया आपने। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। यूटीबी बेस पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हुई। 5 मई को एनएम सहित 4 पदों पर वैकेंसी निकली। वैकेंसी दौसा चिकित्सा विभाग की ओर से निकाली गई। 6 मई को दौसा में इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ। 27 मई को दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया। 28 मई को 123 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे दी गई। 29 मई को अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग भी हो गई। अभ्यर्थियों ने 6 दिन तक केंद्रों पर नौकरी भी की। इस बीच सीएमएचओ के एक आदेश से 6 दिन की नौकरी चली गई। आशा करते हैं कि एक बार अनुमोदन आ जाए, रूल्स का पूरा पालना हो जाए, है ना, उसके बाद फिर है ना आपको बता देंगे इसमें जो भी है। इसके लिए हमने पॉजिटिवली लिख दिया है, वो फुली जल्दी से जल्दी आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि आश्वासन से पेट नहीं भरता साहब, उसके लिए रोटी की जरूरत होती है और रोटी के लिए रोजगार की। लिहाजा अब सवाल है कि इन अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा। क्या सरकार दोबारा अनुमोदन करने के लिए चिट्ठी भेजेगी? और हाँ तो ठीक, नहीं तो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जिम्मेदार कौन होगा? दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। सख्ती की वजह से कोरोना की रफ्तार अब कम हुई है। बीते 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 1258 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 44 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा मामले जयपुर में आए हैं। 340 केस यहां पर सामने आए, 11 लोगों की यहां मौत हुई और प्रदेश भर में 6456 लोग रिकवर हुए। अब एक्टिव केसेस की अगर बात कर लें तो उसकी संख्या 28,000 से कम हो गई है। यह स्थिति है आज की, यानी पिछले जो 24 घंटे रहे उसमें प्रदेश में 1258 नए केस सामने आए। 44 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो कुछ संख्या जो है हालांकि बढ़ी है। अगर बात करें, एक वक्त ऐसा भी था जब 1002 केस आए थे महज, और उसके बाद अब 1200 से ज्यादा केसेस जो आए हैं। कल भी
1200 से ज्यादा केस जो हैं वो सामने आए थे। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पिछले 24 घंटे की स्थिति अगर हम आपसे समझें, क्या जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद कुछ केसेस की संख्या बढ़ी है, ये समझ सकते हैं इसको देखें तो पिछला 24 घंटा? नहीं, इसको उस प्रकार से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अनलॉक जो है वो 2 दिन पहले ही ये शुरू हुआ है और इसका असर जो अनलॉक के कारण अगर कोरोना के नए मरीज आते हैं तो उसको लिए करीब 7 दिन का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही ये समझा जा सकेगा कि अनलॉक के बाद किस प्रकार की स्थिति रही है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में लगातार संक्रमण की दर बराबर ही बनी हुई है। रोजाना 1000 से 1500 के बीच में ही मामले सामने आ रहे हैं और 10 जिलों में जो है वो 10 से कम मामले, यानी तमाम जिलों में स्थिति जो है वो लगातार सुधरती जा रही है। महज जोधपुर और जयपुर और अलवर, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से ज़्यादा मामले बने हुए हैं, जबकि इसके अलावा तमाम जिलों में जो है वो स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। लेकिन जिस प्रकार का अनलॉक हुआ और उसके बाद बाजारों में जो है वो लोगों की भीड़ लगातार उमड़ी है। हालांकि लोग जो है वो कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्थिति रहती वो एक सप्ताह बाद जो है वो पता चल पाएगा, क्योंकि अगर कोई संक्रमण किसी के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो करीब 4-5 दिन बाद जो है उसके सिम्टम नजर आते हैं। तो अनलॉक के बाद किस प्रकार की स्थिति है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दौरान बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही बढ़ती तो 1.5 महीने का जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिली थी प्रदेश में, वही हालात जो है वो फिर से बन सकते हैं। तो अभी सावधानियां ही जो है वो बरतनी आवश्यक है। हालांकि मृत्यु दर में जो है धीरे धीरे कमी जो है वो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद 44 जो है वो मौतें आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि राजस्थान में धीरे धीरे कोरोना जो है वो काबू में आता जा रहा है। ये विषय। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। सीबीएसई के बाद राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं पर छाई दुविधा खत्म हो गई है। छात्र हित में गहलोत सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन फिर छात्र टेंशन में हैं। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। लक्ष्य पर लटक रही थी तलवार। सरकार ने सुनी छात्रों की पुकार, खत्म हुई परीक्षा की टेंशन, अब रिजल्ट का इंतजार। 12वीं के बोर्ड की टेंशन, नतीजों का बेसब्री से इंतजार, फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए भागदौड़ और ऊंची ऊंची कट ऑफ लिस्ट। हर साल दिखने वाला ये माहौल इस बार कुछ अलग ही होगा। इस बार ना तो बोर्ड की परीक्षाएं हैं और ना ही उस तरह की भागम भाग, क्योंकि अब प्रदेश में भी 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे। पहले खूब मंथन हुआ और फिर उम्मीद के मुताबिक प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की खबर दी। प्रदेश सरकार ने 21 लाख छात्रों को राहत दी है। अब मार्किंग सिस्टम तय किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मार्किंग सिस्टम तय करेंगे, जिसके बाद छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने भी सभी राज्यों से छात्र हित में परीक्षाएं रद्द करने का अनुरोध किया था और अब परीक्षा कैंसिल कर गहलोत सरकार ने बीजेपी के हमलावर रुख की भी हवा निकाल दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे और जो शैक्षणिक सत्र है वो 7 जून से शुरू होगा
जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे। खास बात यह है कि मार्किंग सिस्टम से असहमत छात्रों के लिए कोरोना खत्म होने पर परीक्षा देने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। 7 जून से शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो रहा है। मतलब सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की है। परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, वो फार्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स ली है, 10वीं के क्या मार्क्स हैं, 11वीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। वहीं परीक्षा कैंसिल को लेकर अभिभावक इसे देर आए दुरुस्त करार दे रहे हैं, तो वहीं छात्र भी 2 राय जाहिर कर रहे हैं। ये डिसीजन बिल्कुल सही है सर, जितना हो सके गवर्नमेंट सही कर रही है, क्योंकि एक्चुअली बच्चों की पढ़ाई का लोड भी ज़्यादा नहीं है। ठीक ही है, बस हमें कॉलेज मिल जाए, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए, ताकि हम आगे की पढ़ाई कर पाए, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यूटी कर पाए। फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बनी कश्मकश जरूर खत्म हो गई है, लेकिन इसके साथ ही उच्च शिक्षा में प्रवेश की शंकाएं भी पैदा हो गई हैं। अभी तक उच्च शिक्षा में अलग अलग कोर्सेज में 2 तरह से प्रवेश मिलता है, एक कट ऑफ के आधार पर यानी 12वीं के अंकों के आधार पर, और दूसरा पेशेवर कोर्सेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। परीक्षा की टेंशन तो खत्म हो गई, अब आगे क्या होगा, छात्रों को इसकी चिंता सताने लगी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात साइबर शातिरों के आतंक की।